हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। बीपीएससी 69th पीटी 30 सितंबर को होना है। उसके पहले हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, उसको हम देखते हैं। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में देखते हैं। ये देखिए, इसरो का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये अभी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में ये चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को देखते हैं। देखिए, इसके विभिन्न सेंटर हैं। जो सेंटर है उसको देखते हैं, कहाँ कहाँ ये क्या है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम। ये रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में रॉकेट ये प्रक्षेपण केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये श्रीहरिकोटा में है। ये उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है। यहीं से है जो चंद्रयान-3 है जो लॉन्च किया गया था। इसरो उपग्रह केंद्र, इसरो सैटेलाइट सेंटर, ये कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ये भू प्रेक्षण उपग्रह है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ये अहमदाबाद में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जिसे सैक बोलते हैं, सैक, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ? अहमदाबाद में है। और प्रधान नियंत्रण सुविधा, ये हासन कर्नाटक में है और भोपाल में है। ये प्रधान नियंत्रण सुविधा हासन कर्नाटक में एवं भोपाल में है, ठीक है। और ये देखते हैं इसका गठन कब हुआ था। ये 15 अगस्त 1969 को है जो पूर्ण रूप से गठन हुआ, ठीक है। और ये देखिए, जो आप याद रखिएगा, 15 अगस्त 1969 को तो पहले ही गठन हुआ था। उसके पहले ये 1962 में इसकी है जो पहले इनको अस्पार था, इनको अस्पार, ठीक है। ये विक्रम साराभाई के द्वारा 1962 में है जो स्थापना की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस समय है जो प्रधानमंत्री थे भारत के। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। कहाँ मुख्यालय? बेंगलुरु में है। इसके देखिए प्रमुख अंतरिक्ष मिशन क्या क्या रहे हैं इसरो के? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, ठीक है। और ये चंद्रयान-1 जो लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008 को, 22 अक्टूबर 2008 को ये भारत का पहला था चंद्रयान था। कहाँ? चंद्रमा पे छोड़ा गया था। ये पीएसएलवी द्वारा लॉन्च किया गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया था। और उसके बाद चंद्रयान-2 जो 2019 में जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका लैंडर क्या था? विक्रम था और रोवर प्रज्ञान था। और ये वहाँ पहुँचने से पहले ही असफल हो गया था। तो इस तरीके से ये असफल लैंडिंग हुआ था। और उसके बाद है जो देखिए मंगल मिशन, ये वर्ष 2013 में हुआ आया, जिसको मॉम मिशन भी बोलते हैं, मास और वाइटल मिशन। ये 2013 में, ठीक है। मंगल मिशन कब? 2013 में। ये पीएसएलवी के द्वारा ही इसे भी लॉन्च किया गया। और हाल ही में आपको चर्चा में रहा चंद्रयान-3, जिसको सफलतापूर्वक चंद्रयान-2 जो असफल हो गया था उसी को आगे बढ़ाया गया, और चंद्रयान-3 है जो पूरी तरह से सफल हो गया। और ये 2023 में, कब? ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा है जो चंद्रमा के जो दक्षिणी पोल है, साउथ पोल पे जाके पहुंचने वाला पहला ये भारतीय देश बन गया है। कहाँ? विश्व में पहला भारतीय देश बन गया है, ठीक है। और ये अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया, ये चौथा इंडिया बन गया है जो चांद पे अपना सफल है जो तरीके से लैंड किया है। और साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश बन गया है भारत। इसको याद रखिएगा। और भविष्य के मिशन क्या क्या है? तो देखिए, निशार है, नासा और इसरो के द्वारा ये डबल स्पेस अपर्चर मिशन है ये, ठीक है। निशार याद रखें, नासा और इसरो, बस याद रखिएगा। आदित्य L1 को है जो लॉन्च किया गया, ये सितंबर के स्टार्टिंग वीक में ही लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 लॉन्च हो चुका है, ठीक है, और सफलतापूर्वक इसने लैंड कर दिया है। स्पेडेक्स है जो अभी लॉन्च होना है, अभी लॉन्च हुआ नहीं है। और आगे उपयोग किए जाने वाले प्रक्षेपण यान क्या क्या है ये देखते हैं। इसरो क्या क्या उपयोग करता है प्रक्षेपण यान में, उसको देखते हैं। देखिए, एएसएलवी क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है। एएसएलवी होता है, ये सारे है जो आगे आगे इसके में कुछ कुछ जनरेशन में चेंज करते गए, उसमें कुछ सुधार करते गए, कुछ टेक्नोलॉजी ऐड करते गए, तो इसलिए इसका है जो डेली अपडेटेड वर्जन है। एएसएलवी क्या होता है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है। इसका पहला प्रक्षेपण कब हुआ था? 1994 में हुआ था। इसके द्वारा 2 अंतरिक्ष यान, 2008 में चंद्रयान-1 और 2013 में मार्स और वाइटल अंतरिक्ष यान, मतलब जो मंगलयान है वो है जो 2013 में मिशन लॉन्च किया गया था। 2008 में चंद्रयान-1 किससे? पीएसएलवी से। अब देखते हैं जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सर्वाधिक शक्तिशाली रॉकेट है। इसके 3 मॉडल है, जीएसएलवी मार्क 1, जीएसएलवी मार्क 2 को बोलते हैं नॉटी बॉय, याद रखिएगा, नॉटी बॉय। और जीएसएलवी मार्क 3 को फैट बॉय बोलते हैं, फैट बॉय। तो जीएसएलवी 3 मार्क 3 को फैट बॉय
और जीएसएलवी मार्क 2 को नॉटी बॉय बोलते हैं। किसका ये? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब हम देखते हैं उपग्रह के बारे में, सैटेलाइट के बारे में। तो विश्व का प्रथम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है? ये स्पुतनिक फर्स्ट है। ये रसिया के द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को है जो छोड़ा गया था। तो विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है जो स्पुतनिक फर्स्ट है, रूस के द्वारा छोड़ा गया 4 अक्टूबर 1957 को। और भारत का प्रथम उपग्रह देखते हैं तो ये आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट प्रथम ये कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को, याद रखिएगा। और ये कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा रशिया की सहायता से, कॉस्मोस किसका है? ये रशिया का है, ठीक है। तो रशिया की सहायता से ही ये छोड़ा गया आर्यभट्ट 1 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण यान के द्वारा। स्पुतनिक 2 जो रूस का दूसरा उपग्रह है, इस उपग्रह में लाइका नामक कुतिया भी भेजी गई। तो लाइका नामक जो बीज थी, कुतिया थी, उसको भी भेजा गया किसमें? स्पुतनिक 2 में, ठीक है। और ये देखते हैं कि उपग्रह किसका का प्रकार कैसा होता है। परिक्रमा पथ के मापदंड के अनुसार उसका देखते हैं परिमाप कैसे कैसे होता है। तो देखिए, पहला है जो निम्न भूकक्षीय उपग्रह, समानता अंडाकार कक्ष में होता है, अंडाकार कक्ष में होता है, ठीक है। और 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में ये कार्य करता है। ये लोअर अर्थ और वाइटल सैटेलाइट, ठीक है। इस सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह क्या बोलते हैं? ये सन सिंक्रोनस है, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है। इस प्रकार के उपग्रह जो निकट वृत्तीय ध्रुवीय कक्षा में 500 से 1000 किलोमीटर के बीच कार्यरत होता है। और भू तुल्यकालिक उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्ष में 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पे, कितने किलोमीटर ये पूछता है क्वेश्चन, 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इनसैट जो सीरीज आया था उपग्रह, इसी वर्ग में आते हैं, किसमें? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जीएसटी बोल सकते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दीर्घवृत्तीय कक्षा उपभूमि पे लगभग 1000 किलोमीटर एवं अपभू पे 35,786 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पे कार्य करता है। दीर्घवृत्तीय कक्षा उपभू पे लगभग 1000 किलोमीटर और एवं अपभू पे 35,786 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पे कार्य करता है। अब हम देखते हैं इनसैट के बारे में, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। कल्पना वन भू स्थैतिक उपग्रह प्रणाली है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सिस्टम, जिसमें इनसैट के बारे में देख रहे हैं। इनसैट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। कल्पना 1 भारत का पहला मौसम उपग्रह है। तो कल्पना 1 है जो भारत का पहला मौसम उपग्रह है। ये 2007 में छोड़ा गया था, जब भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीता था। इनसैट सीरीज में क्या क्या आते हैं? इनसैट ये घरेलू दूरसंचार, मौसम विज्ञान तथा दूरदर्शन प्रसारण की क्षमता से युक्त एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। इस प्रणाली का पहला उपग्रह इनसैट 1A 10 अप्रैल 1982 को प्रक्षेपित किया गया था। तो इस प्रणाली का इनसैट प्रणाली का पहला उपग्रह है जो इनसैट 1A 10 अप्रैल 1982 को प्रक्षेपित किया गया था। और जियो पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का फुल फॉर्म होता है जियो पोजिशनिंग सिस्टम, माने जियो मतलब अर्थ होता है। तकनीकी इनसैट तंत्र के माध्यम से संभव हो पाई है। तो जियो पोजिशनिंग सिस्टम तकनीक इनसैट जो सीरीज है उसी के माध्यम से संभव हो पाई है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। आप जानते हैं गगन के बारे में, आपने नाम सुना होगा। ये कौन विकसित किया इसको? ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है। तो इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसे लॉन्च किया है, बनाया है। प्रणाली की शुरुआत कब की गई? 13 जुलाई 2015 को शुरुआत की गई। 13 जुलाई 2015 को गगन की शुरुआत की गई। देखिए, गगन मिशन नहीं है, एक गगन है सिर्फ, ठीक है। ये गगन नाविक सिस्टम टाइप का है। ये जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। तो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन इसका पूरा नाम है, गगन का जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इसका कार्य क्या है? ये विमानों की उड़ान भरते समय उन्हें अत्याधुनिक तरीके से सटीक जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि मौसम, अक्षांश की जानकारी, किस लैटिट्यूड पे जाना है, हवा में स्थिति की जानकारी, हवा में इसकी स्थिति कैसी है, ऊंचाई, समय, गति इत्यादि है जो गगन है जो जानकारी प्रदान करता है। इसको इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा निर्मित किया गया है। अब हम जानते हैं विभिन्न देशों के जीपीएस प्रणाली, जीपीएस सिस्टम। देखिए, यूएसए का क्या है? जीपीएस है, जियो पोजिशनिंग सिस्टम। रसिया का क्या है? ग्लोनास। ग्लोनास याद रखिएगा, अंतिम में स है, तो ठीक है, रसिया याद रखिएगा। रूस ग्लोनास। यूरोप का गैलीलियो है, यूरोप का कई बार पूछा है, यूरोप का गैलीलियो। भारत का नाविक है, भारत का नाविक है। आगे देखते हैं।
विभिन्न देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां, स्पेस एजेंसी के बारे में देखते हैं। यूएसए का जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसको नासा बोलते हैं, ठीक है। यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और यूएसए का नासा है। रशिया का रास्कॉस्मोस, रशिया का रास्कॉस्मोस, भारत का इसरो, और जापान का जाक्सा है, जापान का जाक्सा, भारत का इसरो, रशिया का रास्कॉस्मोस, यूरोप का यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूएसए का नासा। अब हम जानते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के बारे में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी, 1 जनवरी 1958 का। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय का है नई दिल्ली में। और इसका उद्देश्य क्या था कि अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करना, जो मॉडर्न जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करना था इसका लक्ष्य है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है, कभी पूछा जा सकता है, तो बलस्य मूलम विज्ञान, बलस्य मूलम विज्ञान, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष इसको एसवी कामत, इसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष कौन था? डीडी कोठारी, डीडी कोठारी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कोठारी याद रखें, कोठारी डीआरडीओ, कोठारी डीआरडीओ। और वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत। यदि ये सही है तो आप इसको सही लीजिएगा, और गूगल पे यदि सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो ठीक है। देखिए, समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत है, जो देखते हैं क्या क्या हुआ था। इसके प्रारंभ कौन थे? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और इसकी तिथि कब थी? ये 26 जुलाई 1983 को स्टार्ट किया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, 26 जुलाई 1983 को। इसकी समापन कब हुई थी? तो 8 जनवरी 2008 को, 8 जनवरी 2008 को, ठीक है। और इन्होंने विकसित मिसाइल, इसमें क्या क्या होता है? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग। इसे पटना याद रखेगा, ठीक है, तो ये भी चल जाएगा। देखिए, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एवं नाग है जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत है, जो विकसित किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे प्रारंभ किया था 26 जुलाई 1983 से, और ये 8 जनवरी 2008 को खत्म हो गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आईजीएमडीपी के तहत विकसित मिसाइलें कौन कौन है और उसके क्या क्या व्याख्या वो देखते हैं। पृथ्वी, ये कम दूरी की सतह से सतह, पृथ्वी याद रखिए, पृथ्वी है जो सरफेस है, तो सतह से सतह, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है जो पृथ्वी थी। और अग्नि क्या है? ये मध्यम दूरी की सतह से सतह, तो अग्नि, आग भी कहाँ लगता है? जमीन पे लगता है, तो जमीन से जमीन, मध्यम दूरी की है। और आग ज्यादा देर फैलता नहीं, ज्यादा दूर नहीं फैलता है, तो मध्यम दूरी की है, पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल क्या है? कम दूरी की है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। देखिए, नाम ऐसा रखा गया है, जैसे आप खड़ा होकर के जमीन से आप ऊपर त्रिशूल फेंक दे सकते हैं, तो मतलब सतह से आप हवा में मार कर सकते हैं त्रिशूल, ठीक है। और देखते हैं आकाश, आकाश क्या है? तो आकाश है जो मध्यम दूरी वाली की सतह से हवा में, तो आकाश में पृथ्वी से है जो आकाश में मारना, ये है वाली मिसाइल है कौन सी? आकाश। तो इसका ये जो सतह से हवा है, हवा से सतह से हवा, ये सब ये जो फीचर्स है उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। त्रिशूल है जो त्रिशूल से कम दूरी फेंका जा सकता है। आकाश है जो मध्यम दूरी तक जा सकता है सतह से हवा में, क्योंकि सरफेस पे खड़ा होकर इसको फेंक भी सकते हैं। नाग, नाग क्या है? ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल क्या है? ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है नाग। और हेलिना भी इसी में आता है। अब देखते हैं पृथ्वी मिसाइल की मारक क्षमता क्या होती है। तो मिसाइल पृथ्वी 1 की क्या है? 150 किलोमीटर तक, पृथ्वी 2 की बढ़ाया गया 250 किलोमीटर तक, और पृथ्वी 3 को है जो 350 किलोमीटर तक इसको मारक क्षमता है। और अग्नि मिसाइलों की मारक क्षमता क्या है? तो अग्नि 1 की 1200 किलोमीटर, अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 3500, अग्नि 4 4000, और अभी अग्नि जो 5 है, अभी रिसेंट है बना, वो 5000 से 8000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। तो याद रखिएगा, अग्नि 5 की मारक क्षमता क्या है? तो अग्नि 5 की 5000 से 8000 किलोमीटर है, मतलब 5000 प्लस ही है, ठीक है। नाग मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये टैंक रोधी मिसाइल है, टैंक को रोकता है, टैंक रोधी मिसाइल। दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट, ये सिद्धांत पे कार्य करता है, मतलब कि आप दाग दीजिए और उसको भूल जाइए, वो अपना टारगेट है जो खुद ही लॉक कर लेगा। मारक क्षमता क्या है? 3 से 7 किलोमीटर तक ये काम कर सकता है, 3 से 7 किलोमीटर नाग मिसाइल। अब जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में।
भारत एवं रूस का संयुक्त उपक्रम है। तो भारत और रूस का क्या है, ये संयुक्त उपक्रम है इंडिया एंड रशिया का। इसका नामकरण कैसे हुआ कि भारत की ब्रह्मपुत्र नदी एवं रूस की मस्कवा नदी के नाम पे है जो इसका ब्रह्मोस मिसाइल का नामकरण किया गया। और ये एक सुपरसोनिक, याद रखिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता कितनी है, 290 किलोमीटर है। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता है 290 किलोमीटर ब्रह्मोस मिसाइल की। तेजस के बारे में जानते हैं। ये स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ठीक है, स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है, याद रखिएगा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, सॉरी हेलीकॉप्टर नहीं है, एलसी है, एलसी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है कौन सा, तेजस है, याद रखिएगा। और प्रचंड क्या है, तो स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है क्या, ये प्रचंड है, स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। और देखिए पिनाक के बारे में है जो लास्ट ईयर बीपीएससी ने पूछा था, इसके बारे में क्वेश्चन, पिनाक क्या है, तो ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्या है, पिनाक है जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो याद रखिएगा तेजस क्या है, स्वदेशी रूप से विकसित चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है। प्रचंड है जो स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड। पिनाक है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। अब देखते हैं बराक 8 मिसाइल। बराक 8 मिसाइल भारत और इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पे बराक समझ के ये नहीं समझे कि बराक ओबामा मतलब कि अमेरिका के साथ ऐसा है, कुछ नहीं है। बराक है जो ये भारत और इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। ये लंबी दूरी की सतह से हवा में, लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है क्या, कहाँ से, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है कौन सी, बराक 8। मारक क्षमता क्या है, 100 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है, 100 किलोमीटर तक। अब हम जानते हैं प्रोजेक्ट 75, ये काफी चर्चित है प्रोजेक्ट 75। इसके तहत क्या हुआ, विकसित किया गया पनडुब्बी। ये स्कॉर्पियन सीरीज के पनडुब्बी है जिसको विकसित किया गया था स्कॉर्पियन श्रेणी के, याद रखिएगा इसको। और है जो आईएनएस कलवरी, आईएनएस कलवरी इसमें आता है पहला, खंडेरी आता है, आईएनएस करंज, आईएनएस बेला, आईएनएस बागीर, आईएनएस बागसीर। तो इसके प्रोजेक्ट 75 के तहत विकसित की गई पनडुब्बियां किस श्रेणी में कौन सी है, ये स्कॉर्पियन श्रेणी में आती है। और पहला आईएनएस कलवरी विकसित की गई, फिर आईएनएस खंडेरी, फिर आईएनएस करंज, इंडियन नेवल सिस्टम होता है। ठीक है, आईएनएस करंज, आईएनएस बेला, आईएनएस बागीर, आईएनएस बागसीर। तो ये सारे अभी लॉन्च किए जा चुके हैं। ठीक है, अपडेट कर लीजिएगा इसको। आईएनएस विक्रांत के बारे में जानते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, माना कि एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। एयरक्राफ्ट कैरियर शिप कौन सा है, पहला ये आईएनएस विक्रांत है और पहला स्वदेशी है, याद रखिएगा इसको, आईएनएस विक्रांत को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईएनएस अरिहंत क्या है, ये भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। तो भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, आईएनएस अरिहंता। हेलिना क्या है, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिस तरीके से नाग है उसी तरीके से इसने, ये हेलिना भी है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इस तरीके से हमने फ्रेंड्स इस छोटे से वीडियो में है जो मेन पॉइंट्स है जो हमने कवर किया है, और बाकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है उसको हमने कवर किया है, और बाकी करंट अफेयर्स में आपको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देख लीजिए। धन्यवाद।